इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कल हमने मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिस्कस किया था। हाउ टू प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ। देयर आर टू मेथड्स, one by changing the magnetic field and second one by changing the cross sectional area of coil। ठीक है, तो दो मेथड के द्वारा हमने इंड्यूस ईएमएफ किस प्रकार से प्रोड्यूस हो रहा था ये देखा था। क्लियर है। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपली इंडक्टेंस डिस्कस करेंगे। There are three most important electrical elements like a resistance, capacitance, very similar to inductance. Three most important electrical elements: resistance, inductance and capacitance. दो की स्टडी हमने कर ली है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की स्टडी हमने की है। आज हम जो स्टडी करेंगे इंडक्टेंस या सिंपली कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस एंड आल्सो वी डिस्कस म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये इंडक्टेंस होता क्या है और ये सर्किट में कब और कैसे आते हैं, इसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल में समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और इसी को सिंपल भाषा में इंडक्टेंस भी कहते हैं। ये एलसीडी नोट करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस कब और कैसे और कहां आएगा। सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में होगा। सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा कॉइल में होगा। जब किसी कॉइल में या सोलेनॉइड में करंट फ्लो होती है, जब किसी कॉइल या सोलेनॉइड में करंट फ्लो होती है, उस समय सेल्फ इंडक्टेंस आता है। जिस प्रकार से सर्किट में करंट के फ्लो होने का अपोज करता है रेजिस्टेंस, उसी तरह से सर्किट में जब कॉइल में करंट फ्लो होती है तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में पीछे हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। यहाँ पे इंडक्टेंस को समझना बहुत जरूरी है और कैसे इंडक्टेंस हमारा चेंज होगा, कैसे इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा और क्या क्या उनके फार्मूले होंगे, इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये थर्ड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। तीन इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हम जानते हैं, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टेंस, तीसरा कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, आज सेल्फ इंडक्टेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली बात ये कॉइल में होगा। कहाँ होगा? कॉइल में। ये कॉइल में तब प्रोड्यूस होता है, आपको पता है यदि किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं, सो दिस इज द मेन करंट। आपको ये पता है कि यदि किसी कॉइल में, या मान लो सोलेनॉइड है, किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो उस कॉइल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने लगेगा। क्या लिंक होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज अ
बार मैग्नेट, मतलब ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह। तो मैग्नेट की तरह मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा। अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करेगा वो किस पर डिपेंड करता है? जितना ज्यादा मेन करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा। जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा वो किस बात पर निर्भर करेगा? वो फ्लक्स पर निर्भर करेगा। और फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? मेन करंट पर। जैसे मेन करंट फ्लो होगी इसमें, वैसे ही इसमें फ्लक्स लिंक होने लगेगा। और वो फ्लक्स के कारण, चेंज इन फ्लक्स के कारण इसमें एक इंड्यूस करंट आ जाएगी। कौन सी करंट? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट हमारी मेन करंट का अपोज करेगी। क्या करेगी? अपोज करेगी। जितना ज्यादा मेन करंट होगी, इंड्यूस करंट उसी रेशियो बढ़कर हमारी मेन करंट का अपोज करने लगेगी। और जितना कम मेन करंट होगी, इंड्यूस करंट उतनी कम होगी, फ्लक्स में अपोजिशन उतना कम होगा। ठीक है? तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर निर्भर करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट में फ्लो होने वाले करंट पे निर्भर करेगी। क्लियर है? स्टेटमेंट हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या रहेगा? whenever current passing through the coil then the magnetic flux link in the coil, each magnetic flux लिखते हैं यहाँ पे, whenever current flowing through the coil, then the magnetic flux link in the coil, okay? Each magnetic flux, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, each magnetic flux is directly proportional. Each magnetic flux is directly proportional to the flow of current through the coil. Each magnetic flux is directly proportional to the flow of current through the coil. मैं लिख सकता हूं phi proportional I, phi proportional I। फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? I के। करंट फ्लो होने वाली सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जितना ज्यादा करंट कॉइल में फ्लो होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। जितना ज्यादा फ्लक्स मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगी कॉइल में उतना ही ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। और जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट होगी। और वो इंड्यूस करंट हमारी मेन करंट का अपोज करेगी। वो इंड्यूस करंट हमारी मेन करंट का अपोज करेगी। ध्यान रखना। सो फाई प्रोपोर्शनल टू आई एंड फाई इक्वल टू एल आई। जब भी प्रोपोर्शनल होता है और हटता है तो किसी ना किसी कांस्टेंट से रिप्लेस होता है। प्रोपोर्शनल किसी ना किसी कांस्टेंट से रिप्लेस होता है। आपको याद होगा जब आपका रेजिस्टेंस आया था तब आपने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखा था बी प्रोपोर्शनल आई
और बी इक्वल टू आर आई। आर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था जब आपने रेजिस्टेंस की खोज की थी, ठीक है। फिर आपने कैपेसिटेंस की जब खोज की थी, Q प्रोपोर्शनल B, तो Q इक्वल टू CV, वहां पे भी C जो हमारा था वो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस and inductance are also proportionality constant. These three important electrical elements and all those three are proportional constant. ये तीनों क्या हैं? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हैं। L इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? L इक्वल टू फाई अपॉन आई। L इक्वल टू फाई अपॉन आई। अब यदि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n है तो कितना हो जाएगा? फॉर n टर्न्स के लिए n फाई हो जाएगा प्लस n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लक्स हमारा n फाई हो जाता है। वेयर L डिफिनेशन लिख लिया। Whenever current flowing through the coil, then the magnetic flux link in the coil, these magnetic flux is directly proportional to the flow of current through the coil, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? Where L is the proportionality constant, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। L क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? विच इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस बोलते हैं इसको, सिंपली इंडक्टेंस बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्लियर है? कंप्लीटेड। L क्या है हमारा? सेल्फ इंडक्टेंस है। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। यदि हम फैराडे का सेकेंड लॉ यूज करें तो क्या है फैराडे का सेकेंड लॉ? बाय यूजिंग फैराडे सेकेंड लॉ, बोलिए फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है? इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी पाई बाई डी टी। इंड्यूस ईएमएफ किस बात पर निर्भर करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर निर्भर करता है। और यहाँ पे फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना है? एल आई माइनस डी बाई डी टी, और फाई की जगह क्या पुट करेंगे? एल आई। फाई की जगह क्या पुट कर देंगे? एल आई। सो ई इक्वल टू माइनस एल क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो टाइम पर निर्भर नहीं करता, वो एक कांस्टेंट है, उसको आप डिफरेंशिएशन से बाहर लिख सकते हैं। एल डी आई बाई डी टी, क्या फार्मूला बन गया? इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये बन गया ईएमएफ का फार्मूला। और B इक्वल टू होता है B इक्वल टू माइनस E, सो B इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एक चीज ध्यान रखना है, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे, तो यदि रेजिस्टेंस है तो B इक्वल टू आई आर लगा देंगे, कैपेसिटेंस है तो उसमें भी B का फार्मूला निकालना है, और इंडक्टर है तब भी B का फार्मूला निकालना है।
तो अभी हमने V इक्वल टू क्या बताया आपको, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है, बस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव साइन में होता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए इंड्यूस ईएमएफ जो हमारा है उसका यूनिट भी वोल्ट ही होता है, उसका भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये भी हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यदि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कोई आपसे पूछे तो आप फार्मूला क्या बताएंगे, इन्हीं फार्मूले का यूज अगले चैप्टर में एसी में सबसे ज्यादा यूज होगा। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का फार्मूला, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फार्मूला, करंट का फार्मूला, यदि आपको नहीं आएगा तो अगला चैप्टर खत्म। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट से हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। क्लियर है? तो इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस में हमें क्या मिल चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस। यदि मुझे करंट पूछा जाए इससे तो क्या निकालेंगे, क्या करंट निकाल सकते हैं, यदि V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है तो मुझे निकालना है करंट। कैसे निकालेंगे, हाँ, V dt इक्वल टू एल डी आई, डी आई इक्वल टू बी बाई एल डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी बाई एल डी टी। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे, और एल कांस्टेंट है तो इसको 1 बाई एल बाहर लिख दें, इंटीग्रेशन बी डी टी। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा टाइम के साथ। तो ये हमारा बन गया फार्मूला किसका, करंट इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस। मतलब इंडक्टेंस पर करंट कितनी होगी, ये फार्मूला हम यूज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यदि एक इंडक्टेंस सर्किट में कनेक्ट है और मैं करंट का इक्वेशन लिख रहा हूं तो इंडक्टेंस पर करंट का इक्वेशन क्या लिखूंगा, 1 बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी। और वोल्टेज का मतलब केसीएल यदि लगाता हूं तो ये इक्वेशन लिखेंगे, और केवीएल लगाता हूं तो ये लगाना है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी याद रखेंगे। जैसे रेजिस्टेंस है तो बी इक्वल टू आई आर लिख दिया, सिंपल। लेकिन इंडक्टर है तो वहां पे क्या लिखोगे, बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, बी इक्वल टू आई एल नहीं होगा। समझ में आया क्या, लिखो पूरा। तो ये आपने फाइंड कर लिया फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का फार्मूला पूछूंगा तो ये बताना, करंट का पूछूंगा तो ये बताना। अगले चैप्टर में ये बार बार यूज होंगे, इसलिए इनको याद रखना। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बोलिए, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी। हमने लिखा है फाई इक्वल टू एल आई, तो एल इक्वल टू फाई अपान आई, एल इक्वल टू फाई अपान आई। तो यदि मुझे यूनिट निकला है तो पहले फ्लक्स की यूनिट लिखना है। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, पढ़ा है, वेबर। एसआई यूनिट वेबर है और करंट की एम्पियर। तो इंडक्टेंस की यूनिट वेबर पर एम्पियर, ये फेमस यूनिट में जाएगा। तीनों एलिमेंट्स के फेमस यूनिट हैं। रेजिस्टेंस की फेमस यूनिट ओम है, कैपेसिटेंस की फैराड है, भूल गया, अच्छा भूल गया तो। और इंडक्टेंस की सुंदर सी यूनिट है हेनरी। हेनरी साहब आ गए अब, जो आपको बहुत याद आएंगे। हेनरी एच एक
तो हेनरी साइंटिस्ट आ चुके हैं, अब ओम आ चुके थे रेजिस्टेंस में, फैराड आ चुके थे कैपेसिटर में, हेनरी आ गए इंडक्टर में। तीनों अपना अपना काम कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है किसी भी प्रकार का इंडक्टेंस हो, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, सबकी यूनिट क्या होगी? हेनरी होगी। क्या होगी? हेनरी। इनकी दूसरी कोई यूनिट नहीं होती, न एसआई अलग होगी न सीजीएस, एक ही यूनिट होगी। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, न एसआई है न सीजीएस, सिंगल यूनिट है। मतलब एसआई सीजीएस कुछ भी पूछे ओम बताना, और कैपेसिटर की फैराड बताना है, चाहे एसआई हो चाहे सीजीएस। वैसे यहाँ पे हेनरी होगी, चाहे एसआई हो चाहे सीजीएस हो। क्लियर है? अब इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकाल लें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्केलर क्वांटिटी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। ये सभी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना? इट इज स्केलर क्वांटिटी। कभी वेक्टर मत बता देना। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो स्केलर है। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? I/I से निकाल सकते हैं। फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला निकाला आपने पीछे, बताइए क्या है? डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट लिख दो, नहीं याद है तो निकालना पड़ेगा। mL2 T माइनस 2 A माइनस 1। गलत मत बताना। mL2 T माइनस 2 A माइनस 2, mL2 T माइनस 2 A माइनस 2 हो जाएगा। ये भी सही होगा तो ठीक है, सही है तो ठीक है। ये आपका हो गया, क्या हो गया? ये डायमेंशनल फार्मूला। आप निकाल भी सकते हैं फाई इक्वल टू बी ए से, मैग्नेटिक फील्ड का पता हो। यदि मैग्नेटिक फील्ड का भी नहीं पता तो बी इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू बी से निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का पहले, फिर मैग्नेटिक फील्ड का आ जाएगा तो फ्लक्स का आ जाएगा, फ्लक्स आएगा तो ये आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको निकालना आना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। रटने की बजाय आप फार्मूला याद रखें कि यदि भूल जाए तो कैसे निकालेंगे, और यदि कैसे निकालेंगे ये नहीं बनता तो फिर नहीं बनेगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखिए। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, when 1 milliampere current, when 1 milliampere current 1 milliampere current flows through coil the magnetic flux linked with it, the magnetic flux linked with it 5 microweber 5 microweber find self inductance of coil, self inductance of coil निकालिए। तो आपको जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। 1 मिली एम्पियर करंट दी है, 1 × 10⁻³ एम्पियर लिख देंगे।
और आपको फ्लक्स दिया है 5 माइक्रोवेबर, 5 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। चेंज कर लेंगे। एल इक्वल टू फार्मूला आपको पता है, आइए बनाई 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻3। 10⁻³ कट गया तो कितना बचा 10⁻³ हेनरी। 10⁻³ हेनरी। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है द ईएमएफ ऑफ 10 millivolt induce EMF of 10 millivolt induced in a solenoid when rate of change of current through it is 2 ampere per second. What is the self inductance? What is the self inductance of a solenoid? सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है आपको। सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। क्या क्या गिवन है भाई? ईएमएफ दिया है 10 मिली वोल्ट, 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट। मिली को चेंज कर लें, या 10⁻² वोल्ट लिखते हैं इसको। ईएमएफ गिवन है और आपको दिया है di/dt गिवन है। di/dt गिवन है 2 एम्पियर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन है। क्या गिवन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन है। ध्यान रखिए, ना कि करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन है, ठीक है। तो ईएमएफ का फार्मूला क्या है? -L di/dt इक्वल टू -L di/dt। यही फार्मूला है। तो ये फार्मूला आप लगा देंगे। अब इंडक्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा, तो इसलिए साइन पॉजिटिव कर लेंगे। तो ईएमएफ कितना दिया हमें? यहां से L निकालोगे तो L इक्वल टू E/di/dt मिल जाएगा। L इक्वल टू कितना हो जाएगा? EMF पॉइंट di/dt। EMF कितना दिया है? 10⁻⁻² और di/dt कितना दिया है? 2। इसको सॉल्व करेंगे। 0.5 इंटू 10⁻²। सही है। तो ये आ जाएगा आंसर कितना? 5 इंटू 10⁻³ इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, या 5 मिली हेनरी भी लिख सकते हैं। कितना लिख देंगे? 5 मिली हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ गया आपका? 5 मिली हेनरी। अच्छे से कर लीजिए। अगली हेडिंग लगाएंगे फिर। नेक्स्ट हेडिंग है सेल्फ इंडक्टेंस
self-inductance of a long current carrying coil of a long current carrying solenoid. तो आज हम लोग फाइंड करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनाइड। आपको पता है एक कॉइल से ही सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है। कॉइल में जब करंट फ्लो करते हैं तभी फ्लक्स लिंक होता है और उसी फ्लक्स लिंक होने की वजह से उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने लगती है। उसी इंड्यूस करंट की वजह से उसमें मेन करंट का अपोज होने लगता है। उसी मेन करंट के अपोज से फ्लक्स का निर्माण होता है। एक प्रकार से ये अपोजिशन है। जिस तरह से रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में काम करता है उसी तरह से इंडक्टेंस भी मैग्नेटिक सर्किट में काम करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम सोलेनाइड बना दें। ये सोलेनाइड है। सोलेनाइड में नंबर ऑफ टर्न्स, इस सोलेनाइड के लेंथ को L ले लें। सोलेनाइड को जैसे ही किसी बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं के माध्यम से बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। यहां से बैटरी आर से वैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लगती है। जैसे ही करंट फ्लो होगी वैसे ही इसमें फ्लक्स लिंक हो जाएगा। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है। ठीक है? अब मुझे इसका फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस। यदि इसमें फ्लक्स लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बन जाएंगी। ठीक है ना? ये मैंने आपको बताया था सोलेनाइड में एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, इससे फील्ड लाइंस जाएंगे। ठीक है? अब इसका मुझे निकालना है क्या? सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है? यदि इसमें हम फार्मूले का यूज करें तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? L = phi/I। तो मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए इसका। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, लेंथ L है। ठीक है? यदि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन द कॉइल phi B = NPA। लोग क्या फार्मूला लिखते हैं? phi = PA लिखते हैं और यदि नंबर ऑफ टर्न्स है तो NPA लिख देंगे। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स से ध्यान रखिएगा, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है। ये हमने फाई मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दिया, BA cos थीटा, थीटा यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है? तो NPA। अब हमें क्या लिखना? B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और आपको याद होगा कि सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड की है प्रीवियस चैप्टर में। आपने सोलेनाइड के मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, याद है अनीस? कितना निकाला है? मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकाली है सोलेनाइड की? निकाली ही नहीं, ये बताओ।
निकालिए। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ सोलेनाइड, बोलिए। एम्पियर सर्किट लॉ के बाद हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा हमने बताया था B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जिसमें स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हमने यहाँ कैपिटल एन रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में यदि मैं इसको लिखूं तो कैपिटल एन, आपको मैंने बताया था स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल एन बाई एल। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। कई बार बता चुका हूं, भले न याद हो, लेकिन स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में अंतर है, वो पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनाइड के हम लोग निकाल चुके हैं, उसी को डायरेक्ट लिख दिया म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई एल। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 5p इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए। एन p की जगह क्या पुट करेंगे? म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए। तो ये आ गया क्या? मैग्नेटिक प्लस कितना आ गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल। ये क्या आ गया आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया तो सेल्फ इंडक्टेंस तो आ ही जाएगा। अब मैं सेल्फ इंडक्टेंस निकाल लूं, क्या हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, बोलिए। फार्मूला क्या है? L इक्वल टू 5b अपॉन आई। 5b कितना निकाल लिया हमने? म्यू नॉट, बोलते जाइए, एन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाई एल इंटू आई से आई कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनाइड? करंट कैरिंग सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। इस सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आ गया, चेक करिए। ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। एक चीज आपको यहाँ याद रखना है, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। वो कहाँ से आता है? जब किसी सोलेनाइड में करंट फ्लो करते हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण आती है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला लिखेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनाइड हम निकाल चुके हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फ्लक्स इसमें जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट है। ए क्या है? कांस्टेंट है। आई क्या है? एल क्या है? कंडक्टर की सोलेनाइड की लेंथ जो भी फिक्स है, जितनी भी लेंथ का लेंगे वो फिक्स रहेगा। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ये भी फिक्स है। मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस आया है वो यहीं से आया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहां ध्यान से देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और यहां से यदि पूछा जाए, यदि मैं इसको डायरेक्ट यहां से लिख दूं कि 5b इक्वल टू एल आई, सो व्हाट इज एल? यदि मैं यहां से कंपेयर करूं तो एल क्या है, बोलिए।
म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, मतलब एल की वैल्यू सोलेनाइड की जो है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, यही कांस्टेंट आपका सेल्फ इंडक्टेंस बन जाता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब ये जो डेरिवेशन है, इसी डेरिवेशन से सेल्फ इंडक्टेंस आता है, ये ध्यान रखना है। सेल्फ इंडक्टेंस पहले नहीं है, वो किसी कॉइल से ही आता है और सोलेनाइड से आता है। और कितना होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है। और आपको वैल्यू निकालना है सोलेनाइड के सेल्फ इंडक्टेंस की, तो आपको वो निकालना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? अभी आपने एल इक्वल टू कितना लिखा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल लिखा था, ये लिखा था। अब स्मॉल एन इक्वल टू एन बाई एल होता है, तो कैपिटल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। स्मॉल एन के रूप में बोलिए क्या फार्मूला बनेगा? म्यू नॉट एन एल का स्क्वायर ए बाई एल, तो कितना हो जाएगा यहाँ? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ए एल क्या है? एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम भी है उस कंडक्टर का, सोलेनाइड है, उसका वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम पूछेगा तो ये दोनों फार्मूले याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में। या तो ये फार्मूला पूछ लेगा या तो ये पूछ लेगा, इन दोनों को याद रखना है। कोई भी पूछ सकता है, एक याद रहेगा तो दूसरा बना भी सकते हैं। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद रखिएगा। कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, केवल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना? कैपिटल एन और स्मॉल एन को याद रखना आपको। और बस थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।